बच्चों, कल हम मानव भूगोल की शाखाएं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये टॉपिक कल कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण पूरा नहीं हो सका। आज इस टॉपिक को हम पूरा करने जा रहे हैं और कोशिश ये रहेगा कि ये यूनिट आज समाप्त हो जाए। तो बच्चों, ध्यान देने की बात है कि मानव भूगोल की शाखाएं हमें ज्योग्राफी की ब्रांचेज बहुत से हैं, जिनमें कई का 10-12 ब्रांचेज के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए और कुछ जो ब्रांचें रह गए, शाखाएं रह गई है, जो मानव भूगोल के अभिन्न अंग हैं और मानव के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। आज हम उससे शाखाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है, बाकी का जो है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल, ये अधिवास भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी। अधिवास है क्या? अधिवास मानव अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए जो आवास बनाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का आवास हो, कच्चा हो, पक्का हो, ये आवास की जो पुंज हैं उसको हम अधिवास के रूप में जानते हैं। ये अधिवास दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रामीण अधिवास होता है और दूसरा, अगर देखा जाए तो इसके दो रूप है। फर्स्ट जो है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवास गांव में जो बस्तियां होती है, घरों का जो पुंज होता है, मकानों का जो पुंज होता है, उसे हम ग्रामीण अधिवास के नाम से जानते हैं। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवास नगरों में जो मनुष्य के द्वारा अपनी सुरक्षात्मक, अपने आराम के दृष्टि से जो आवास तैयार की जाती है, उसे हम कहते हैं नगरीय अधिवास। उसको क्या कहते हैं? नगरीय अधिवास। दोनों अधिवास में खास करके अंतर ये होता है कि ग्रामीण अधिवास सामान्यतः कच्चे होते हैं, जबकि नगरीय अधिवास पक्के मकानों के रूप में होते हैं। दूसरी बात है कि ग्रामीण अधिवास का जो प्रतिरूप है वह अनियोजित होती है। जिस प्रकार से मनुष्य के सामने जितने संसाधन होते हैं, उसी संसाधन के अनुरूप, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो अन्य कच्चा मकान हो, यानी अनियोजित, जैसे उसके टेढ़े मेढ़े या किसी प्रकार से वह अपना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से
अधिवास बना लेते हैं, अपना आवास बना लेते हैं। अतः यहाँ पर जो अधिवास है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये अधिवास अनियोजित होती है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। नगरीय अधिवास की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके अधिकांश मकान जो है पक्के होते हैं और ये नियोजित होते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि अधिकांश मकान पक्के और नियोजित होते हैं। दोनों में डिफरेंट बहुत अधिक है। यहाँ ग्रामीण अधिवास में कच्ची सड़कें मिलती है, पगडंडियां भी मिलती है, जबकि नगरीय अधिवास में हम देखते हैं सामान्यतः पक्की सड़कें, चौड़ी सड़कें आदि मिलते हैं। ग्रामीण अधिवास के लोग देखा जाए तो प्रकृति परक होते हैं, पर्यावरण से उनका सामंजस्य बना हुआ रहता है। वह प्रकृति के साथ अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कम करते हैं और इनका जीवन सामान्य होता है, सरल होता है। जबकि नगरीय अधिवास में हम देखते हैं कि वहाँ पर्यावरण का उतनी महत्व न देते हैं, देने के बावजूद भी उसके कई बार जो है अनदेखी कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम जो खास करके सभी जीवों पर नकारात्मक जो है पड़ता है। दूसरा, और इसके डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन मानव भूगोल की शाखाएं के अंतर्गत इतना ही संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के लिए बहुत अधिक है। दूसरा है प्रजातीय भूगोल। प्रजातीय भूगोल। प्रजातीय भूगोल, ये प्रजातीय भूगोल मानव भूगोल की शाखाएं ही हैं। प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत मानव की विभिन्न प्रजातियों की अध्ययन वैज्ञानिकता के आधार पर की जाती है। कौन से प्रजाति कहाँ है, कौन से प्रजातियों का क्या लक्षण है, कौन से प्रजातियों की शारीरिक ढांचा किस प्रकार के होते हैं, क्या पर्यावरण के उन प्रजातियों पर क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, ये सभी हम प्रजातीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं। अतः मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत प्रजातीय भूगोल का भी विशेष महत्व है। हम जानते हैं कि विश्व में लगभग बहुत से प्रजातियां हैं, निग्रो हैं, नार्दिक हैं, अस्ट्रेलिय आर्य हैं, कई तरह की जो है प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का अध्ययन हम मानव भूगोल की शाखा में करते हैं। तीसरा है खास करके भाषा भूगोल। भाषा भूगोल मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत विश्व के विभिन्न लोगों की बोलियां, भाषाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है, कौन से क्षेत्र की जो है कौन सी बोलियां हैं, कौन सी भाषाएं हैं, इस तरह का अध्ययन भाषा भूगोल में की जाती है। हमारे देश में भी कई प्रकार की भाषाएं, कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो विश्व स्तर पर निश्चित रूप से कह सकते हैं जो अनेक हजारों भाषाएं हैं, जिनका बोलियां हैं, जिनका अध्ययन प्रजातीय भूगोल के भाषा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है
निर्वाचन भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत देखा जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टिकोण से परिशमन किया जाता है, उसे बांटा जाता है, क्या कहां पर किस प्रकार की जो हैं दिखते हैं, किस प्रकार से भौगोलिक परिस्थितियां कहां अनुकूल है कहां नहीं अनुकूल है। इस तरह से जो सरकार बनाने के लिए जो निर्वाचन की प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन क्षेत्र का जो स्वरूप प्रदान की जाती है, उन सब का अध्ययन देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न भागों में और प्रदेश स्तर पर भी किया जाता है। अतः निर्वाचन भूगोल भी मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। पांचवा है सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल ये भी मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण वर्तमान में शाखा है। सैन्य भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो है सैनिकों के अड्डा बनाते हैं, सैनिकों के लिए छावनी बनाते हैं, सैनिकों को वहां रखते हैं। तो इस तरह से ये सामरिक दृष्टिकोण से जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस सब का अध्ययन सैन्य भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ क्या, किस रूप में, किस देश में कहाँ, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस वस्तु को कब पहुंचाना है, युद्ध की सामग्री अगर लड़ाई के आक्रमण के समय में अगर किसी प्रकार का जो है ये शंकाएं बनी होती है तो दुश्मन के क्षेत्रों में कहाँ क्या है, इन सब का जो है सैन्य भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अतः सैन्य भूगोल वर्तमान में सामरिक दृष्टिकोण से किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण एक शाखा है। नेक्स्ट कुछ ही रह गया था। नेक्स्ट चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल ये भी मानव भूगोल की एक शाखा है। चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर जो है काफी पर्यावरण जो है प्रदूषित होती जा रही है। उस प्रदूषण से किस पूरा विश्व प्रभावित होता है। जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है वह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसका दुष्प्रभाव से कई प्रकार के जो है रोग का सृजन होता है, कई प्रकार की महामारियां भी फैलती है। इन सब के निराकरण के लिए विश्व स्तर पर जो है चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जो मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। और नेक्स्ट राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल जैसा कि नाम है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से एक है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत देखा जाए तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, देश के विभिन्न जो विभिन्न क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टियों का जो खास करके राजनीतिक से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है, विश्व स्तर पर हो चाहे देश के स्थानीय स्तर पर हो, इन सब का अध्ययन जो है राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से मानव भूगोल में के बहुत से जो है शाखाएं हैं। इन शाखाओं को भलीभांति समझना आवश्यक है। तो मानव भूगोल की कई शाखाएं हैं। पहले मैंने कल बताया था कौन कौन सी शाखाएं, जैसे
अभी निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक भूगोल, भाषा भूगोल, प्रजातीय भूगोल। उसी प्रकार से कल मैंने बताया था परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सभी के बारे में कल मैंने संक्षिप्त जानकारी दी थी। इस तरह से मानव भूगोल, जिस प्रकार से भौतिक भूगोल के कई शाखाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से मानव भूगोल की भी बहुत सी शाखाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और इन शाखाओं के माध्यम से मानव और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का जो अध्ययन सुगमतापूर्वक जो है मानव करते हैं और उसका लाभ स्वयं मानव को ही मिलता है। अब बच्चों, मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधारा। मानव भूगोल की संदर्भ में 3 विचारधाराएं हुई। पहला कौन सा है? निश्चयवाद। पहला है या निश्चयवाद या नियतिवाद। दूसरा संभववाद और तीसरा नव निश्चयवाद। ये विचारधाराएं हैं मानव भूगोल के संदर्भ में विचारधाराएं। पहला है निश्चयवाद या नियतवाद। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में डिटरमाइनिज्म। दूसरा जो है इसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म और तीसरा है न्यू डिटरमाइनिज्म। निश्चयवाद या नियतवाद, डिटरमाइनिज्म, संभववाद, पॉसिबिलिज्म, नव निश्चयवाद, न्यू डिटरमाइनिज्म। ये मानव भूगोल के संदर्भ में ये 3 विचारधाराएं हैं। सबसे पहला है निश्चयवाद। निश्चयवाद विचारधारा प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। निश्चयवाद विचारधारा के जितने भी प्रवर्तक हैं वह प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। वह कहते हैं कि प्रकृति सर्वे सर्वा है। प्रकृति ही अपने हिसाब से मानव को अपनी प्रभाव से उसे आकर्षित करता है और कुछ सीमा तक काम करने के लिए उसे बाध्य करता है। ठीक है, तो इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति ही सब कुछ है। ये विचारधाराएं देखा जाए तो 18वीं 19वीं सदी की जो है खास करके जर्मन में इस विचारधारा को काफी बल मिला और उस समय जितने भी जर्मन के भूगोलवेत्ता थे उन्होंने इस विचारधारा को ही सर्वोपरि स्थान दिया।
मानव प्रकृति के आगे गौण है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ऐसी स्थिति में जो खास करके रीटर हैं, जितने भी भूगोलवेत्ता थे उसमें से रीटर, हम्बोल्ट, रेटजेल, कुमारी सैंपल, ये सभी भूगोलवेत्ताओं ने इस नियतवाद को काफी महत्व दिया। खास करके कांट ने यहाँ तक कहा था कि यूरोप का विकास जो है, यूरोप के द्रुतगति से जो विकास है, वह विकास वहाँ के वातावरण, वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव के कारण ही हुआ। मानव पर उस वातावरण, उस पर्यावरण का प्रभाव पड़ने के कारण यूरोप का विकास हुआ। उसी प्रकार से जो खास करके मैं जैसे हम्बोल्ट ने कहा, हम्बोल्ट ने यहाँ तक कहा था कि मानव का विकास प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मानव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति अपने हिसाब से उसे एक सीमा तक तो करने देता है, बाद में अगर अति हो जाते हैं तो पाठ पढ़ाने की क्षमता भी प्रकृति में होती है। इस तरह से जो नियतवाद के जो विचारक हैं, समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं, वह ये कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, मानव गौण है, मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रकृति में प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपना जो है कार्य करता है, अपना विकास करता है, अपना उन्नति करता है, लेकिन कभी भी वह प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात मानव जो है वह प्रकृति का दास है। अर्थात मानव जो है वो क्या है? प्रकृति का दास है। दूसरी विचारधारा खास करके संभववाद है। संभववाद शब्द का उपयोग फेब्रे महोदय ने किया था, जो फ्रांस की फेब्रे महोदय ने किया था। बाद में जाकर के संभववाद के समर्थक में जो विडाल डे ला प्लास, जिसको संभववाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसको संभववाद को जनक के रूप में किसको जाना जाता है? विडाल डे ला प्लास, जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, उनको जाना जाता है। उन्होंने ये कहा कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मानव जहाँ चाहता है वहाँ प्रकृति के जो कठिन परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन है, मानव वहाँ पर अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर वहाँ पर भी बहुत हद तक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रखा है। यानी मानव कम नहीं है, मानव जो है वह प्रकृति सर्वोपरि न हो करके मानव की महत्ता को जो संभववाद के विचारक ने दिया, जो मानव सर्वोपरि है, मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पे हर कठिन परिस्थिति में, हर विषम जलवायु में अपने आप को वहाँ पर विकास कर देता है। और ये विकास मानव के अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के बल पर होता है। इसीलिए जो है मतलब मनुष्य को, मानव को कम नहीं महत्व देना चाहिए, बल्कि मानव एक तरह से प्रकृति पर बहुत हद तक विजय प्राप्त कर सकता है। ये जो है संभववाद का है। जबकि डिटरमाइनिज्म में, खास करके निश्चयवाद में, जो निश्चयवाद के जो प्रवर्तक या जिन्होंने मानव भूगोल के जनक के रूप में जो रेटजेल को माना जाता है, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का उपयोग किया, उनके अनुसार जो प्रकृति ही सर्वोपरि है, मानव उसका दास है। लेकिन संभववाद क्या कर रहे हैं? प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, मानव भी बहुत हद तक अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत दुर्गम क्षेत्रों में, जहाँ पर विकास की संभावना नहीं होती है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ पर मानव जो है ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुँच करके वहाँ पर विकास करता है। मानव का उदाहरण दिया उन्होंने,
जो खास करके चाहे मरुस्थलीय भाग हो, चाहे हिम से ढका हुआ भाग हो, चाहे भूपटल से लेकर के अंतरिक्ष की बात हो, हर क्षेत्रों में मानव ने अपने बौद्धिक बल का जो है पटाखा जो है खास करके वो फहरा चुका है, यानी अपने विकास का जो है झंडा गाड़ चुका है। अतः मानव को हम कम नहीं आके मानव बहुत हद तक जो है वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरा विचारधारा जो है नव निश्चयवाद। देखा जाए तो 18वीं और 19वीं सदी में निश्चयवाद की बोलबाला थी। 20वीं सदी में जो है 19वीं और 20वीं सदी में खास करके संभववाद की जो है बहुत से लोग मानने लगे। लेकिन 20वीं सदी 21वीं सदी वर्तमान की बात अगर देखें तो एक ऐसा जो है विचारधारा हुआ जिसको नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे हम न्यू डिटरमाइनिज्म के नाम से जानते हैं। न्यू डिटरमाइनिज्म शब्द खास करके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, न मानव ही सर्वोपरि है, बल्कि प्रकृति अपने स्थान पर तो सर्वोपरि है, मानव अपने स्थान पर सर्वोपरि है। मानव जो है अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके और प्रगति कर सकता है, विकास कर सकता है। अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत हद तक जो है उस प्रकृति पर जो है कार्य करने की क्षमता मानव जरूर रखता है, अवश्य रूप से जो है रखता है, लेकिन प्रकृति पर कभी भी मानव जो है विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मानव को ये सोचना चाहिए कि हम विकास तो करते हैं, लेकिन प्रकृति की जो है अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं के अंतर्गत ही विकास करें। नहीं तो प्रकृति जब एक सीमा तक ही सहन कर सकती है, उसके बाद प्रकृति जब अपने आप पर आ जाते हैं तो मानव को जितने भी विकास होते हैं उन विकास के पीछे अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अतः इन्होंने न्यू डिटरमाइनिज्म शब्द का उपयोग किया, जो वर्तमान में काफी मान्य है। और सभी भूगोलवेत्ता, सभी देशों के भूगोलवेत्ता, सभी जितने भी लोग हैं, उनके इन विचारधाराओं को बहुत अधिक बल मिला है। निश्चित रूप से मनुष्य अपनी सीमा तक ही जो है वह मर्यादित होकर के और विकास कर सकता है, न कि प्रकृति पर कभी विजय प्राप्त कर सकता है। और प्रकृति भी ये नहीं है प्रकृति सर्वोपरि है, ये भी नहीं है, यानी दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का, एडजस्टमेंट का की आवश्यकता है। इस तरह से न्यू डिटरमाइनिज्म शब्द के लिए उन्होंने कहा कि स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म शब्द का उपयोग किया। ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा? स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म, रुको और जाओ, नव निश्चयवाद सिद्धांत के नाम में से ये प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के संदर्भ में ये तीनों विचारधाराएं अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है कि अब ये यूनिट लगभग जो है समाप्त हो चुका है। अब आगे हम देखेंगे कि दूसरा यूनिट शुरू करें और कोशिश करेंगे कि आप जो है दूसरे यूनिट की भी भली भांति समझ सकेंगे और जितने भी हमने बताया है उसको पुनः जो है घर पर याद करने की कोशिश करें और सभी साथ साथ जो है उतारने की कोशिश करें। और संबंधित पाठ जो मैं कल पढ़ाने जाऊंगा उसका जो है अपने घर पर एक बार रीडिंग करके आवे तो ज़्यादा ज़्यादा आप समझ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।